Hello and welcome to SOT Talkies. At SOT, we believe in conversations with meaningful impact, and these conversations should continue beyond just one event and one weekend. That is why we have introduced SOT Talkies to discuss current and pressing topics throughout the year. Today, we have Dr. Fahad Ali, a renowned economist, with us. Dr. Fahad Ali is currently associated with LUMS as part of their faculty. He is a PhD in economics from the New School for Social Research in the USA. He also holds an undergraduate degree in mechanical engineering and two masters in economics from LUMS and University of Utah. He was also one of the 14 founding faculty members of the Information Technology University. His research interests lie in microeconomics, economic history with political economy as a theme common to both. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Welcome to ST Talkies. Thank you, Aslan, for having me over. Every year, the budget is a topic of discussion in June and July, but usually the conversation does not last more than a couple of days or maximum a week. But this time around, ever since the budget speech of the finance minister, Mr. Mohammad Aurangzeb, it is an ongoing topic of discussion. इस पर इतनी डिस्कशन हुई है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब भी बैठे सोचते होंगे कि हंगामा क्यों है बर्पा, एक बजट स्पीच ही तो दी है. And today we will be trying to explore what is budget 2024 all about with Dr. Fahad Ali. So डॉक्टर साहब सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल. अंडर ग्रेजुएट में मेरे से एक पर्चा इकोनॉमिक्स का पास नहीं होता था, आपने दो मास्टर्स और पीएचडी भी कर ली. इसके बारे में बताइए क्यों और कैसे किया आपने. बस मुझे पढ़ने का शौक था तो और इकोनॉमिक्स पढ़ने का शौक था तो फिर मैंने पहले लाम से मास्टर्स किया इंजीनियरिंग के बाद. फिर मैं अमेरिका चला गया, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मुझे मिल गया, मैं अमेरिका चला गया. पहले तो मैंने वहाँ पे दूसरा मास्टर्स किया और फिर पीएचडी कर ली. So, what are your overall thoughts about budget 2024? आपके ख्याल में क्या ये मुल्क के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस कर रहा है? देखिए, शॉर्ट आंसर तो आपकी बात का ये है कि ये नहीं कर रहा, बल्कि जिसे हम कहते हैं ना कि इट्स मोर ऑफ द सेम. तो इसमें कोई सीरियस एफर्ट हमें नज़र नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से कि वो जो हमारे जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, जिन मसले मसाइल का हमें सामना है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई मीनिंगफुल एफर्ट करें, वो अभी हमें फिलहाल नज़र नहीं आए. अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो रिफॉर्म्स करेगी और आगे जाके होगा, लेकिन जब तक हम इस बजट को देखते हैं तो हमें कुछ इसमें नज़र नहीं आता. बल्कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जो कि बहुत तशवीशनाक है, जो कि हमारे पास जो आम आदमी के ऊपर जिससे बोझ मजीद बढ़ेगा बजाय इसके कि उस पे बोझ हटे. राइट. की फीचर्स क्या हैं इस बजट के और ये डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? नॉर्मली जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि बजट स्पीच होती है, 2-3 दिन उस पर बात होती है, हफ्ता बात होती है, 10 दिन बात होती है, एंड देन वी ट्राई टू मूव ऑन. लेकिन इस दफा ये हुआ है कि वो कॉन्स्टेंटली टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. और कुछ लोग तो अजराह तफनन ये भी कह रहे हैं कि एक बजट आने के बाद मिनी बजट आने में कुछ वक्फा लगता है, बट एक बजट आने के बाद एक हफ्ते के अंदर 3 मिनी बजट आ गए. तो ओवरऑल इस बजट के की फीचर्स क्या है, क्यों इतनी बहस हो रही है? देखिए, जिस तरह के हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट करना है अगले 3 साल के लिए, और इस बजट को बनाने में भी आईएमएफ के साथ बहुत हद तक कंसल्टेशन की गई है. आईएमएफ का जो एक जो मेजर जिसे कहते हैं हम रिक्वेस्ट कह लें, ऑर्डर कह लें आप, जो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी कि हमने अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना. और हम एक और इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि प्राइमरी सरप्लस जो है हमें वो प्रोड्यूस करना है. फिस्कल डेफिसिट बेसिकली मैं ना आपके नाजरीन के लिए और के लिए बता दूं, फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं खर्चों और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू के दरमियान जो गैप होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है. यानी कि अगर आपके रेवेन्यू जो है वो आपके खर्चों से कम है तो आपको जाहिर बात है अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे की मद में रकम मांगनी पड़ती है. तो इस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है हमें, ये आईएमएफ की बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन थी उसको. और वो कंडीशन क्या थी कि ये कोई माली साल 2023-24 के अंदर ये कोई 7.5% रहा है, इसको हमने कम करके 7.5% ऑफ द जीडीपी, और इसको हमने कम करके 5.9 तकरीबन 6%
ऑफ जीडीपी पे लेकर आना है। अच्छा, अब ये जो इसको हमने करने का तरीका क्या है? आमतौर पे अगर आपके पास देखें तो जब हुकूमतों को चैलेंजेस इस तरह के दरपेश होते हैं तो वो सबसे पहला ये काम करते हैं कि अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे खर्चे जहाँ पे जो कि वेस्टफुल हैं या जिनका कोई इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता हमें, हम उन खर्चों को कम करें। हमारी हुकूमत ने ये किया है कि बजाय इसके कि अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए इन्होंने खर्चे मजीद बढ़ा दिए। तो हमारा बजट जो है वो जो माली साल 24-25 का बजट है वो पिछले माली साल के बजट से तकरीबन 25% ज्यादा है। पिछले साल का माली बजट था कोई 14.4 ट्रिलियन रुपीस, खरब रुपए, 14.4 खरब रुपए था। इस बार हमने इस बजट को हमने बढ़ा के तकरीबन 18.877 खरब रुपए या ट्रिलियन रुपीस तक कर दिया। तो ये तकरीबन 25% इजाफा किया है हमने अपनी स्पेंडिंग के अंदर। और अच्छा, और अब हम ये भी देख लें कि जी अच्छा, हम ये स्पेंडिंग अगर हमने खर्चों के अंदर इजाफा करना है तो ये भी हो सकता है कि खर्चों के अंदर हम ऐसा इजाफा करें जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो खर्चों में इजाफा किया गया है वो एक लिहाज से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं, वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं। मतलब हुकूमत ने अपने जो हुकूमत में काम करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया है। उनकी मुराद वापस लेने की बजाय फौज के बजट के अंदर इजाफा किया गया है, बजाय इसके कि जी वहाँ पे भी हमको एक्सपेंडिचर कट करें या वहाँ पे भी जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कट करें, उसको इजाफा किया गया, उसमें इजाफा किया गया। और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये प्रपोजल ये दे रहे हैं कि हम अपनी जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको हम तकरीबन 40% बढ़ा दें। यानी कि इस साल का जो टैक्स टारगेट है वो बहुत ही एम्बिशियस किस्म का टारगेट है। पिछले साल का टैक्स टारगेट था कोई 10 ट्रिलियन रुपीस, और इस बार का टैक्स टारगेट है ये तकरीबन 13 खरब रुपए, 13 यानी कि 13 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट है। अब ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, ये आया वो अचीव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से ये अचीव किया जा रहा है इसमें जो ऑलरेडी टैक्स सेगमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सैलरी क्लास हो गया, उसके ऊपर मजीद बोझ बढ़ा दिया गया है। और जो लोग पहले से टैक्स नहीं देते उनके ऊपर कोई खास पेशरफ नहीं की गई। इसमें हमें कोई प्लान नजर नहीं आता कि जी अच्छा, जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स किया जा रहा है कि नहीं, जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स किया जा रहा है। तो उसमें हमें कोई वो रिफॉर्म या कोई प्लान नजर नहीं आता इस बजट के अंदर जिसको हम देख के ये कर सकें। फिर ये कि इस टैक्स, अब जिस तरह के आपके नाज़रीन जानते होंगे कि टैक्स जो हैं वो दो किस्म के टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता टैक्सेस, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस हम कोई 48% बढ़ा रहे हैं इस बजट के अंदर, और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम तकरीबन 35% बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। और ये आखिरी बात मैं इस मद में कहूँ कि ये देखिए, ये जो एम्बिशियस टारगेट है ये इस बात पे मुनसर है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें शरह नमो जो है, यानी कि ग्रोथ जो है वो कोई 3.6% रहेगी। 3.6% का टारगेट है। ये ग्रोथ किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि जी अच्छा, हम जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि पीएसडीपी होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर हम कोई 1.1 खरब रुपया, 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो हम इस साल 24-25 में खर्च करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। हुकूमत की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक साल के अंदर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर सके। ये हमने आज तक नहीं किया। हर साल होता यह है कि पीएसडीपी के अंदर जो रकम मुख्तस की जाती है, एक तो उसमें कट लगा दिया जाता है, उतनी रकम नहीं खर्च होती जिसका टारगेट बजट में दिया जाता है, और दूसरा जो रिवाइज टारगेट भी होता है उसको भी स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है, हमारे इदारों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतनी रकम हम खर्च कर सके। तो हम जब पब्लिक, ये हमारा जो पूरा प्लान है, तकरीबन हमने कोई 1.6 खरब रुपया हमने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स मिला के खर्च करना है। ये जब हम इकोनॉमी में खर्च नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर शरह नमो जो है या ग्रोथ रेट जो है वो 3.6% नहीं रहेगी। अगर वो ग्रोथ टारगेट हम अचीव नहीं कर पाते तो उससे मुंसलिक जितने भी टारगेट्स हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ा टारगेट जो उस ग्रोथ रेट से, शरह नमो से मुंसलिक है, वो है हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हम नहीं
कलेक्ट कर पाएंगे, तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और हम आईएमएफ के साथ मसले मसाइल का शिकार। अब फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ एक और जो बड़ा बड़ा मसला जो मुझे फील होता है वो हमारा डेट क्राइसिस है। लाइक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो हम डेवलपमेंट पे जितना खर्च करते हैं उसका डबल तो हम सूद की मद में दे देते हैं। और आई थिंक लबनान और अंगोला ही हैं जो हमसे ज्यादा बदतर हैं इस मामले में। सो दूसरा आपने बात की टैक्स नेट की, तो टैक्स नेट मुझे इस बजट को देखने के बाद ये फील हो रहा है कि बजाय उसको वाइडन करने के उसको मजीद डीपन कर दिया गया है। कि ऑलरेडी जो टैक्स टैक्स पेइंग क्लास है उसको मजीद बर्डन कर दिया गया है रादर देन फाइंडिंग फॉर द न्यू एवेन्यूज। सो आप कुछ बता सकते हैं कि क्या नए टैक्सेस जो इंट्रोड्यूस करवाए गए इस बजट के अंदर, और वो कितने इफेक्टिव हैं, या उसका कितना किस किस्म का असर असर होगा स्पेशली ऑन द सैलरी क्लास एंड द बिजनेसेस। और ये जो एक 10% का सरचार्ज टैक्स सुनने को मिला है कि जो ऑलरेडी अगर आप 35% टैक्स पे करें तो उसके ऊपर आपने एक जुर्माने के तौर पे शायद लेना है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, ये तो जो टैक्सेस लगाए हैं खास तौर के ऊपर, जो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, ये तो आप कह लें कि दिन दहाड़े डाका मारा गया है। इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऑलरेडी सैलरी क्लास जो है वो टैक्स अच्छा खासा देती है। हम अगर हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ सैलरी क्लास जो है वो हिंदुस्तान, जो टैक्स रेट्स हैं वो हिंदुस्तान की सैलरी क्लास से ज्यादा हैं। सही। सो हमारे पास लेकिन और उसको अब हमने मजीद बढ़ा दिया। तो ये मेरे ख्याल में साउथ एशिया के अंदर अगर आप टैक्स रेट्स के हिसाब से बात करें तो शायद हमारे टैक्स रेट सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने अब और वो यही बात है कि जी अच्छा, हमने बजाय इसके कि हम टैक्स नेट को वाइडन करें, हम ट्रेडर्स को शामिल करें, हम एग्रीकल्चर इनकम को शामिल करें, हम और जो जहां से हमें टैक्स मिलते हैं सर्विसेज सेक्टर के और जो एरियाज हैं जो टैक्स नहीं देते हमको टैक्स करें, उनकी बजाय हमने, जो आपने बिल्कुल ठीक इस्तेलाह इस्तेमाल की कि हमने टैक्स नेट को वाइडन करने की बजाय हमने उसको डीपन कर दिया। जो ऑलरेडी टैक्स लोग हैं उनको, वो हम किस तरह से कर रहे हैं कि हमने जो सैलरी सैलरी की स्लैब्स हैं उनमें उनमें टैक्स रेट हमने बढ़ा दिया है। तो जो मिनिमम सैलरी की स्लैब है वो तो 50,000 ही रखी गई है, लेकिन 50,000 के साथ जो के बाद जो स्लैब्स हैं उनमें बतदरीज हमने इजाफा किया गया, और आखिरी स्लैब में तो अब हम 35% और प्लस उसके ऊपर हम 10% का सरचार्ज देंगे। तो ये तो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हम जब स्कंजीबीन बनाने के लिए लीमू को निचोड़ रहे होते हैं तो बस कोशिश होती है ना कि उसमें आखिरी हद तक जो उसमें जितना भी उसमें से रस निकल सकता है वो निकल जाए, तो हम उसको जोर से स्क्वीज करते हैं, जोर से निचोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये हुकूमत जो है बस जिस हद तक मुमकिन है उसको निचोड़ने के लिए वो उसको निचोड़ रही है। हमारे पास एक तो सैलरी टैक्स में दूसरी इन्होंने एक और जो जो हमारे पास ये डायरेक्ट टैक्सेस जो सैलरी क्लास के ऊपर ही है, तो बहुत सारे और टैक्सेस हैं जो कि इस बजट में लगाए गए हैं, जिसका जो आम आदमी के ऊपर, जो खासतौर पर तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। मतलब सेल्स टैक्स जो है वो बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जो है वो लगा दिया गया है, और जो कि पहले लागू नहीं था। मसलन हमारे पास एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक खाद का इस्तेमाल होता है जिसको हम डीएपी कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर अब हमने टैक्स रेट, पहले 10% सेल्स टैक्स लगता था, अब हमने इसको बढ़ा के 18% कर दिया। अब जाहिर बात है खाद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर। डीएपी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जब महंगी होगी जाहिर बात है तो किसान जो है जिस चीज को बनाने में, पैदा करने में इसको इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसका इम्पैक्ट होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हमारे मुल्क में आने वाले साल में हमें महंगी मिलेगी। अच्छा, फिर पोल्ट्री और कैटल यानी कि मुर्गियों और मवेशियों को जो हम ग़िज़ा देते हैं खाने के लिए, उसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया है। पहले पहले इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा करता था, इसके ऊपर अब हमने 10% सेल टैक्स लगा दिया। इससे क्या होगा कि जो पोल्ट्री और कैटल के प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाजार में खरीदते हैं वो महंगे हो जाएंगे। फिर ये कि हमारे पास रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट सेक्टर को जाता था, जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा करता था बिल्कुल, उसके ऊपर भी हमने 18% टैक्स लगा दिया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो कि ऑलरेडी एक कंपेटिटिवनेस के मसले मसाइल का शिकार है,
उसको मजीद कंपेटिटिवनेस, यानी कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाएगी तो उनको बाहर जो है अपनी मसनूआत को फरोख्त करने में मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि वो उस प्राइस के ऊपर नहीं बेच पाएंगे जिसके ऊपर वो कंपेटिटिव हैं। तो इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जो इफेक्ट हो सकता है कि जी अच्छा हमारे पास एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के टारगेट जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यूज हैं, जो एक्सपोर्ट से अर्निंग है, वो हमारी कम हो जाए। अब अगर हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स इफेक्ट होती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आता है। इसी तरह एक और जो अहम चीज की गई है इसके अंदर के हेल्थ केयर इक्विपमेंट जो है, जो अस्पतालों के अंदर मुख्तलिफ मशीनरी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के, बहुत वाइड रेंजिंग सेक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजी के अंदर, ऑन्कोलॉजी के अंदर, यूरोलॉजी के अंदर, बेशुमार इसके अंदर सेक्टर्स, जितनी मशीनें इस्तेमाल होती हैं उन सब के ऊपर अब 18% टैक्स लगा दिया गया। इससे क्या होगा कि इससे जो अस्पताल बनाते हैं या जो जब या क्लिनिक्स जो हैं जब वो इंपोर्ट करते हैं मशीनरी को और वो मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लागत जो है वो बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो महंगी हो जाएंगी। फिर मोबाइल फोन्स जो कि $200 से कम है जिनकी कीमत, यानी कि जो सस्ते मोबाइल थे, ठीक है, उनके ऊपर भी हमने 18% टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो उनके ऊपर पहले जो था वो उनकी वैल्यू के ऊपर एक फिक्स ड्यूटी चार्ज की जाती थी, वो हटा दिया। अब हमने उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। यानी कि सस्ते मोबाइल फोन जो कि हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि लोगों की कनेक्टिविटी आपस में बढ़े, उनकी कम्युनिकेशन बढ़े, उसको हमने लोगों के लिए एक्सपेंसिव कर दिया। तो इन तमाम चीजों का असर जो है वो होगा। इसके अलावा दूध के ऊपर जिस तरह पैकेज मिल्क के ऊपर एक सेल्स टैक्स लगा दिया गया, पैकेज मिल्क की कीमत जो है 1 लीटर कीमत जो है वो उसमें ₹75 का इजाफा हो गया है। अब ये तो बिल्कुल बगैर सोचे समझे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसमें बस एक जैसे कहते हैं ना कि एक हमारी रियासत एक खून पीने वाली बला है, उसने बस खून पीना है। उसने अगर आप ये जो टैक्सेस को इसी इस्तारे के तौर से समझे तो बस वो हर सूरत जहां से भी उसको टैक्स मिलता है, ये बजाय सोचे कि इसके नताइज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उनकी परवाह किए बगैर ये टैक्सेस लगा रहे हैं। अब सिंपल सी इसकी मैं एक बात बताता हूं कि हम इंकरेज करना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर कि जी अच्छा लोग खुला दूध ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर सेहत के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उसके अंदर गंदा पानी शामिल होता है, बच्चे जब वो पीते हैं उनको डायरिया होता है, टाइफॉइड होता है। हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। हमारे पास तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास पैकेज मिल्क जो है वो मजीद सस्ता हो, ताकि इसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ सके, ताकि लोग जो हैं कोई म्यारी चीज इस्तेमाल कर सके, खासतौर पर हमारे बच्चे जो हैं वो एक म्यारी चीज इस्तेमाल कर सके। लेकिन हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर टैक्स लगा के इसको मतलब लोगों को इस बात पे इंकरेज कर रहे हैं कि वो खुला दूध अब इस्तेमाल करें। जाहिर बात है जब जब इसकी कीमत में ₹75 का इजाफा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो नहीं कर सकेंगे, वो आप खुले दूध की तरफ जाए। तो ये जो जो बजट है इस लिहाज से ये क्या कहते हैं, ये कोई अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आता। इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि अवाम के मुश्किलात में इजाफा करेंगे बजाय इसके कि उनके अंदर कमी करेंगे। सर, कुछ चांसेस हैं कि जो इतने ज्यादा टैक्सेस की भरमार हुई है उसमें कुछ टैक्स रिवर्स भी हो सके। शायद एक बुरी एग्जांपल होगी, बट वी हैव सीन इन केनिया के लोग सड़कों पे आए और गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो जो उन्होंने इजाफी टैक्सेस लगाए हैं उनको रिवर्स करे। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई हमारी इस फिल्म के अंदर आईएमएफ ही वाहिद बड़ा विलन है कि उसने हर चीज से हमें रोका हुआ है? कि वो एक मजाक भी तो है ना कि एक बंदा डॉक्टर के पास इलाज करवाने गया तो उसने कहा जी मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, आईएमएफ ने मना किया। तो क्या वाकई हमारी फिल्म के अंदर आईएमएफ ही वो अकलौता बड़ा विलन है? देखिए हमारी फिल्म के अंदर जो है ना विलन बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ तो हम आईएमएफ के ऊपर हम कुछ ब्लेम कर सकते हैं कि जी अच्छा ये लोग बहुत ज्यादा जो इनकी कंडीशनैलिटीज होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, ये बहुत उससे अवाम को जो जिस किस्म के बजट ये बना रहे होते हैं या जिस किस्म की हम आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं, माशी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं, वो कोई गरीब ममालिक के लिए कोई फायदामंद नहीं है। लेकिन लेकिन इसमें एक वाहिद आईएमएफ के ऊपर हम ब्लेम करने की, इसमें बहुत सारा जो ब्लेम है वो हमारी जो रूलिंग एलीट है, और रूलिंग एलीट में मैं सबको शामिल करता हूँ, सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, हमारी फौज के अफसरान भी शामिल हैं, इनको शामिल करता हूँ। हमें आईएमएफ ने तो ये नहीं कहा ना कि जी अच्छा ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरान जो अपने प्लॉट बेचते हैं, जो उनको प्लॉट मिलते हैं वो आगे बेच देते हैं, उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं। हमने इस बजट में ऐलान कर दिया कि फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त करते हैं वो टैक्स से मुस्तस्ना है।
ये हमें आईएमएफ ने तो नहीं कहा करने के लिए। आईएमएफ तो हमें हमें ये नहीं कहा कि हम फौजी अफसरान की और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहों में हम इजाफा कर दें, 20-20% इजाफा करते हैं। ठीक है, ये तो हमें अगर आप अवाम के ऊपर टैक्सेस लगा के बेल्ट टाइटनिंग वहां से कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ हमें हमारे उमरा को भी चाहिए ना, हमारी रूलिंग लीग को भी चाहिए कि वो भी बेल्ट टाइटनिंग करते हुए नजर आए। हमें आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि हम जो जो कौमी असेंबली का खर्चा है उसके अंदर मजीद इजाफा करते हैं। ठीक है, हमें आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि जी अच्छा ये हम जो हमारे पास जो और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो कि जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जानी चाहिए, डिवॉल्व होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अभी तक अपने पास रखे हुए ताकि उर्दू की बंदरबांट हो सके। ये हमें आईएमएफ ने तो नहीं कहा, ये तो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आईएमएफ हमें ये तो नहीं कहता कि हम अपने तमाम तर हमसाया ममालिक के साथ लड़ाई लड़के रहे, हम किसी के साथ कोशिश ही नहीं कर पा रहे कि हम उनके साथ दोस्ती कर सकें। कोई हमसाया जो है हमारे से खुश नहीं है। ठीक है, तो कोई हम उसके साथ दोस्ती कर सकें ताकि हमारे के ऊपर जो जो हम इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर करते हैं वो हम किसी ना किसी तरीके से उसको घटा सकें, ताकि हमारे हम जो उसको उसको घटाएंगे तो उससे जो रकम बचेगी उसको हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकें, उनकी हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल कर सकें, उनकी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें, और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये हमें सब कुछ आईएमएफ तो नहीं कहता, ये तो हमें सब कुछ खुद ही करना है। जो ये बजट है ये इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या होगा? अगर मैं इसको देखूं तो हमने जो रेवेन्यू टारगेट सेट किए हैं फॉर समवेयर अराउंड 48% हमने रखा है इनकम टैक्स पेयर, एंड समवेयर अराउंड 38 to 40% रखा है हमने सेल्स टैक्स पे कि हम उसकी मद में रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे इसमें फील हो रहा है कि हमने 15% का जो इन्फ्लेशन है वो फैक्टर इन नहीं किया हुआ। तो अगर हम 48% अचीव कर भी लेते तो एक्चुअल तो हमारा वो 48 - 15 जो कि 33% बनता है वो बनेगा। इसके अलावा इस टैक्स में मुझे नहीं नजर आ रहा कि किसी को फॉर्मल इकोनॉमी में आने के लिए मैं क्या इंसेंटिवाइज कर रहा हूँ। अगर मैं इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करूँ, टिकटॉक खोलते हैं तो वहां पे मुझे गोल्ड की चेनें भी नजर आ रही हैं, महंगी गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, लोग शादियों पे सोने के सिक्के निछावर कर रहे हैं। सो एक हमारी इकोनॉमी का वो वाला फैक्टर भी है जिनके पास इतना पैसा है। लेकिन वो जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में है तो वो एंजॉय कर रहे हैं, तो जो बंदा फॉर्मल इकोनॉमी है उसको तो मजीद सजाएं मिल रही है। जी, एक आखिरी बात का मैं पहले जवाब देता हूँ। देखिए, ये तो जो बजट जिस तरह से लगाया गया इसमें तो कोई इंसेंटिव नहीं है कि जी अच्छा हमारे पास आप क्या आप इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा, बल्कि बल्कि इसके पास इंसेंटिव ये है कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बने। ठीक है, क्योंकि आपके पास मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने पहले कभी ये नहीं सोचा, मैं अपने टैक्सेस टाइम पे अदा करता हूँ और फाइल करता हूँ, लेकिन मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ तो मेरा टैक्स जो है वो सोर्स के ऊपर कट जाता है। लेकिन मैं भी अब सोचता हूँ कि जी अगर मेरे पास कोई मौका हो जिससे मैं अपना टैक्स बचा सकूँ तो मैं एक पाई भी इस हुकूमत को ना दूँ। और मैं ये अब मैं मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनसे दोस्तों से बात होती है जो कि अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि जी किसी की कोई ऐसी चाल चलाई जाए कि जी जिससे हम टैक्स नेट से बाहर निकल सकें। जाहिर बात है कि क्योंकि जब हुकूमत इतना टैक्स देती है और उसके मुकाबले में जो हम सर्विसेज देते हैं वो बिल्कुल ही एक एक आप समझ लें थर्ड क्लास किस्म की, थर्ड ग्रेड किस्म की सर्विसेज होती हैं। तो कौन टैक्स देना चाहेगा इस मुल्क के अंदर? और यहाँ पे हमने इस बजट के अंदर हमने इस इंसेंटिव को मजीद स्ट्रेंथ दिया, मजीद इस्तेकाम दिया कि जी अच्छा आप टैक्स चोरी करें तो आप बच जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं है। और टैक्स देंगे तो आपको बस आप अगर टैक्स नेट में फंस गए हैं तो उसमें से आपका निकलना मुश्किल है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि देखें इन्फ्लेशन, ये जो आपने कहा था आपने इन्फ्लेशन के ऊपर, मेरे ख्याल में तो इस बजट का जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशनरी ही होगा। हमारे पास इनका ख्याल है कि ये 12% इन्फ्लेशन जो है वो उसके 12% इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 12% रहेगा। मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले महीनों में हम ये देखेंगे कि ये 12% इन्फ्लेशन रेट नहीं अचीव कर पाएंगे, इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा ही रहेगी। हमने एक और बहुत अभी जो जाहिर बात है वो चीज़ें तो बजट में अनाउंस नहीं हुई, लेकिन 1 जुलाई के बाद हमने देखा है कि बिजली के निर्खों के अंदर भी इजाफा किया गया है और अभी मजीद इजाफा होना है। इसी तरह गैस के निर्खों के अंदर भी, नेचुरल गैस के निर्खों के अंदर भी इजाफा किया गया है और अभी मजीद इजाफा होना है। तो ये इन सब चीज़ों को जब हम मिला के देखते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इसका हमें इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ही नजर आता है। दूसरी बात यह कि देखिए हमारे पास जो
मैं बार बार आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो सारा का सारा बजट जो है वो एक लिहाज से इस चीज के ऊपर मुनहसर है कि हमारी शरह नमो जो है अगले साल वो 3.6% रहती है। ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 3.6%, 3.6% रहता है। ये अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बहुत चीज जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन। यानी कि जो घर हैं हमारे यहाँ, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो अपनी कंजम्पशन के ऊपर, अपने खाने पीने के ऊपर, कपड़े के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हेल्थ के, वो कितना पैसा स्पेंड करते हैं। ये कोई हमारी इकोनॉमी का, कोई हमारे जीडीपी का 83% हिस्सा बनता है। इस इकोनॉमी के अंदर जब हमने मजीद टैक्सेस का बोझ डाल के उनके ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर का बोझ डाल के, जब हमने उनकी माहाना आमदनी को घटा रहे हैं, तो वो अपने खर्चे कम करेंगे बजाय बढ़ाने के। तो जब वो खर्चे कम करेंगे, इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन कम होगी, तो इकोनॉमी के अंदर आपको ग्रोथ रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर या एक साल के अंदर बढ़ाना में बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना रहेगा। अब वैसे इन्फ्लेशन का आपने बताया कि इन्फ्लेशनरी ही रहेगा इसका असर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्होंने थोड़ी सी इकोनॉमिक्स 101 करने की कोशिश की है कि चीजें महंगी इतनी कर दो कि डिमांड कम हो जाए, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर सप्लाई उसकी ज्यादा होगी, तो फिर इवेंचुअली इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। कुछ स्कीम लड़ाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि चीजें महंगी करते हैं, लेकिन वो जो चीजें महंगी उनकी मांग या उनकी कंजम्पशन कम होने में, डिमांड कम होने में इस बात पे मुनहसर है कि आया वो चीजें जरूरियात की हैं या उनको हम कोई लग्जरी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह जब आपने पैकेज मिल्क का रेट बढ़ाया तो आपके पास खुले दूध का रेट भी बढ़ जाएगा, ये हमेशा ही होता है। ठीक है, तो आपने तो जब खुले दूध का रेट बढ़ेगा, दूध तो है एक तो जरूरत है। ठीक है, घरों में बच्चे हैं मौजूद, और क्या कहते हैं वहां पे दूध जो है उनकी ग़िज़ाइयत का एक अहम जुज़्व है। तो हर कोई कोशिश करता है कि जी अपने बच्चे को, अपने को ख्वाहिश हर एक की यही होती है कि अपने बच्चे को जो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको दूध दिया जाए। तो अब ये क्या कहते हैं, जब अगर आम ज़रूरत है तो इस पे लोग अपनी कंजम्पशन शायद उस तरीके से ना कट कर पाए, जहां पे हम ये कर सकते, देख सकते हैं कि ये अच्छा कंजम्पशन जो है उसमें ट्रांसफर हो गया है। जो पैकेज मिल्क इस्तेमाल कर रहे थे, डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे थे, वो खुले दूध की तरफ चले। लेकिन खुले दूध के भी रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि पैकेज मिल्क के रेट्स बढ़े। इसी तरह ये जो जो बहुत सारी, अब जिस तरह फर्टिलाइजर के ऊपर मैंने आपको बताया डीएपी के ऊपर जो है वो 18% टैक्स लगेगा। उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, चाहे सब्जियों में इस्तेमाल होती है, गंदों में इस्तेमाल होती है, चावल में इस्तेमाल, वो अगले साल सब महंगी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो जो फार्मर है वो इसको पास ऑन कर देगा आगे कंज्यूमर को। तो ये अब जाहिर बात है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो लग्जरी तो नहीं है, ये तो हमारी क्या कहते हैं अहम जरूरत है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये जो डिमांड है उस लिहाज से कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कम होगी, लेकिन हर प्रोडक्ट के अंदर ये कम होना मुश्किल है। एंड डू यू थिंक इसका असर हमारे जो हमारा एक मसला नजर आ रहा है ब्रेन ड्रेन का, उसकी तरफ भी होगा? बिकॉज एक एक जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान तनख्वाह देने के मामले में एक कंजूस मुल्क है। सो अगर यहाँ पे कोई शख्स $2,500 कमा रहा है पर मंथ, तो वो बआसानी $5,000 तक कमा सकता है किसी और मुल्क में जाके। सो और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो नेगेटिव नहीं है। वो कई ऐसे मुल्क हैं जिनको ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका बर्थ रेट नेगेटिव में जा रहा है। हमारे यहाँ शायद अगर अच्छे हालात होते तो हमारी शायद स्ट्रेंथ होती। सो इसका ओवरऑल आपके ख्याल में ब्रेन ड्रेन पे क्या असर आएगा? बिकॉज हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि या तो यहाँ से निकलो या फिर कैश में सैलरी लो। लेकिन ये हमारे हमारे ख्याल में तो जिस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर के, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक, हम एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक इकोनॉमिक टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले मसाइल हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो आप हमारी जो हालत है वो क्या दगरगू ही रहेगी, यानी कि उसके अंदर मुश्किलात ही रहेंगी अभी कुछ सालों तक। तो अगले 3 से 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि हालात बेहतर हैं। तो जब ये तो बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को फील करते हैं कि इस मुल्क के अंदर रह के शायद अब अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, या अपनी ज़ात के लिए भी कोई बहुत अच्छा मुस्तकबिल नहीं बनाया जा सकता। तो बहुत सारे लोग जो हैं
वो यहाँ से निकलने के ख्वाहिशमंद हैं। और हमारे पास जो पिछले 2019-20 से एकदम इजाफा देखा गया है कि जो लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, पहले से ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। और जो जाना चाह रहे हैं उनकी ख्वाहिश में, मेरे ख्याल में तो मतलब मैं तो देखे और दूसरी बात है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, उनमें भी हमारे पास हमारे माशरे के अंदर हमारा माशरा बहुत पुरतशद्दुद किस्म का माशरा है। बहुत इसके अंदर वायलेंस बेतहाशा ज़्यादा है। और मैं सिर्फ ये दहशतगर्दी के वाक़यात की बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दी का भी जो जो अफरीत है वो दोबारा अपना सर उठा रहा है। लेकिन हमारे माशरे में इसके अलावा बहुत वायलेंस है। चोरी चकारी में आम लोगों को कत्ल कर देना, क्या कहते हैं, बच्चों से सेक्सुअल अब्यूज़ के मामलात हैं, कारोकारी के मामलात हैं, ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद होता है, उसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आती, बल्कि हमें ये लगता है कि जी हर साल जो है इनके अंदर इजाफा ही होता जा रहा है। तो कोई भी सोचने वाला शख्स है या फैमिली है, तो वो यही सोचेगी कि यार हम अपने बच्चों को ऐसे माशरे में क्यों पालें जो इस कदर पुरतशद्दुद है, और जिसके अंदर जहाँ पे तशद्दुद जो है, जो वायलेंस है, ख़ास तौर पे मतलब कमज़ोर के अंदर वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर वायलेंस हो जाए, वो क्या कहते हैं, ख़वातीन के ऊपर वायलेंस हो जाए, बच्चों के ऊपर वायलेंस हो जाए, उसके अंदर हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो हम फिर ऐसे माशरे में चलते हैं जहाँ ये सब कुछ नहीं है, या हमारे माशरे के हवाले हम मुकाबले में बहुत कम है। तो वो तो निकलने की सोचेंगे, और मेरे ख्याल में उनको उनके खिलाफ हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल ठीक फैसला करेंगे, उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जो 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 पढ़े लिखे हैं वो तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलना चाह भी रहे हैं। और जो अनपढ़ हैं बेचारे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से मिडिल ईस्ट चले जाएं, वो किसी ना किसी तरीके से किश्ती में बैठ के यूरोप चले जाएं। अपनी जान के ऊपर खेल के वो ये सफ़र करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो वहाँ पे वो $100 कमाएंगे वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि यहाँ पे वो 10,000 रुपया भी कमा लें। लेकिन सो यहाँ पे सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए तो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो इस बात के लिए मौजू नहीं है कि लोग यहाँ पे रह के अपना कोई मुस्तकबिल सोचें और इसके अंदर कोई बेहतरी की उम्मीद रखें। सिंस यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी आपने पॉइंट्स पॉइंट आउट की चीजें जो सोशल इल हैं या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चोरी चकारी है, इस सब का कितना कनेक्शन है विद आवर कंट्री बीइंग इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज्ड? इसका कितना असर है इस चीज के ऊपर कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो इन चीजों में कमी आने के कितने ज्यादा चांसेस हैं? जितनी जितनी इकोनॉमिकली मुल्क डिस्टेबलाइज होगा, ये वाले सोशल इल्स जो है इनमें इजाफा होता चला जाएगा। देखिए उसका शायद थोड़ा सा ताल्लुक हो, लेकिन मसला कि जब हमारा मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल था भी, तब भी ये चोरी चकारी और जो तशद्दुद के वाकयात थे इनमें कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो हमने हमें हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो शायद तशद्दुद को किसी वजह से पसंद करते हैं, या वो समझते हैं कि तशद्दुद के अंदर एक पुरतशद्दुद राह के अंदर जो है, या पुरतशद्दुद माशरे के अंदर समाव इस माशरे की बेहतरी है। ये आज तक कहीं नहीं हो सका कि जी अच्छा, जहाँ माशरे के अंदर वायलेंस इतना ज़्यादा हो, वो माशरे जो है अ, वो तरक्की कर सकें, या वो तो उसके अंदर हमें तशद्दुद को कम करने के लिए हमें देखिए इस माशरे के अंदर तशद्दुद को कम करने के लिए बहुत एक काम करने की ज़रूरत है कि हमें एक अच्छी किस्म की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। हमें एक अच्छे निसाब की ज़रूरत है जो कि हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखाए, एक दूसरे से को बर्दाश्त करना, या हमारे इख्तलाफ जो चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशरती हो, जो इख्तलाफात हैं उनको बर्दाश्त करने की ताकत हमें दे, उनको सहने की ताकत दे। और हम लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है ना कि जब हम एक ऐसी हुकूमत हम पर हो, या हमारी रूलिंग एलीट जो है वो इन तमाम चीज़ों को अहम समझती हो, और वो फिर हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर खातर खा किस्म की इन्वेस्टमेंट, जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, वो करने की जरूरत है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मौजूद हैं, तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा। हमारे पास 25 मिलियन बच्चा जो है, 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो हमारे पास स्कूलों जो उसको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूलों में नहीं है। ये तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसमें हम बेतहाशा, हमसे बहुत बुरी हालात में मुल्क भी मौजूद हैं, अफ्रीका में और जगहों पे जहाँ पे ये हालात है, जहाँ पे नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी अच्छा देखें हमारे यहाँ जो ये हमारी जो इकोनॉमिक
कंडीशन हैं ये शायद लोगों को माइल करती हैं चोरी चकारी की तरफ और तशद्दुद की तरफ, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका के अंदर भी कुछ हफ्ते पहले बहुत ज्यादा सिवियर क्राइसिस हुआ, हमसे बहुत ज्यादा शदीद क्राइसिस था। वहां पे तो हमें नहीं लगता कि जी अच्छा वायलेंस के अंदर जो है वो उसकी तादाद उसका इंसिडेंट बढ़ गया है या चोरी चकारी का इंसिडेंट बढ़ गया है। तो हमारे पास वहां पे तो हमें ये नहीं लगता कि सिविक सेंस जो है लोगों के अंदर वहां पे कम हो गई है उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा इस हद तक इस बात से भी है कि हम किस किस्म का निसाब लोगों को पढ़ाते हैं, उनको आया मेयारी तालीम दे पाते हैं कि नहीं, और हम नहीं दे पाते क्योंकि हम उसके ऊपर कोई पैसा ही नहीं खर्च करते हैं। एक चीज जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अप टिल 1990s पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे अमीर मुल्क था कंपैरेटिवली। इस वक्त हालात ये हैं कि हम सिर्फ अफगानिस्तान से आगे हैं। और एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि अंटिल दैट टाइम हम बड़ी हद तक सेविंग इकोनॉमी थे, कि हमने को बड़ा खर्चा करना होता था, माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो हम पहले उसके लिए सेव करते थे, हम बाद में खर्चा करते थे। एंड आफ्टर दिस न्यू एक नई सदी में जब हम एंटर हुए 21वीं सदी में, तो हम ट्रांजिशन करके फ्रॉम सेविंग इकोनॉमी टू कंज्यूमर इकोनॉमी के हम पहले खर्चा करते हैं और बाद में फिर उसका क्रेडिट कार्ड की मद में या किसी और मद में उसको उसको पे करते रहते हैं। सो हमें कंज्यूमर इकोनॉमी बन गई। अभी जो सिचुएशन है, how we can move from being a consumer economy to more of an investment oriented economy? कोई हम टर्न अराउंड कर सकते हैं इस वक्त ऐसा कुछ? देखिए टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत क्या कहते मेहनत की जरूरत है ना, और उसके अंदर हमारी शराफिया जो है उसको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस देने की जरूरत है। उसको 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 अपनी थिंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली लाने की जरूरत है। वो हमें अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें रियासत को अगर क्या कहते हैं लीड लेना पड़ेगी, तो उसको अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसको म्यारी तालीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर म्यारी हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर उसको इस बात की इन्वेस्टमेंट करनी है इस बात का यकीनी बनाना है अपनी पॉलिसियों के तहत कि माशरे में जो लोग काम करते हैं उनको कम से कम इतनी उजरत मिले, यानी कि मिनिमम वेज का लेवल इतना हो कि वो अपना गुजर बसर जो है वो एक डिसेंट तरीके से कर सकें। ठीक है, हमारे यहाँ 50% बच्चा जो है वो स्टंटेड है या वेस्टेड है। यानी कि हमारे पास, अब स्टंटेड का क्या मतलब, स्टंट का मतलब है कि उस जिस उम्र में उसकी उम्र के मुताबिक जो उसका कद होना चाहिए वो उसका कद नहीं है। यानी कि 5 साल के बच्चे का आप ये कह रहे हैं कि अगर 1.5 फुट का कद होना चाहिए, 2 फुट कद होना चाहिए, तो उसका कद जो है वो 2 फुट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन पूरी नहीं, उसको अपनी गजाइत के मुताबिक जो खुराक है वो नहीं मिल पाती। 50% बच्चा ना सिर्फ स्टंटेड है बल्कि वेस्टेड भी है। वेस्टेड का मतलब यह है कि उसकी कमर का जो साइज है वो उसकी उम्र के मुताबिक नहीं है, वो कम है। अगेन ये किस वजह से है? क्योंकि ये गजाइत की कमी की वजह से, खुराक में गजाइत की कमी की वजह से है। तो ये क्यों है? कोई माँ बाप जो हैं वो जानबूझ के तो अपने बच्चे को बुरी ग़िज़ा खिलाने पे यकीन नहीं रखते ना। वो तो हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि ये कि अपनी औलाद को बेहतर से बेहतरीन खुराक दी जा सके। ये वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो उनकी इनकम है, जो उनकी आमदनी है, वो ये है ही नहीं, कि इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि वो अपने औलाद के लिए जो है, अपने घर वालों के लिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशनस डाइट जो है, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक जो है उसका इंतज़ाम कर सकें। ये 50% बच्चे जो स्टंटेड हैं, इसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गरीब लोगों में शामिल है। तो हमारे पास अब आप ये देखें ना कि ये जो पूरी जनरेशन जो बड़ी हो रही है, जो बच्चों की जिनकी हम कहते हैं कि अच्छा हमारे पास इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो कम से कम अपने जोरे बाजू के ऊपर वो कहीं मंडी में काम करके, कहीं खेतों में काम करके ये कोई रोजी कमा सकता है। ये जो स्टंटेड बच्चे और वेस्टेड बच्चे हैं, ये जब बड़े होंगे तो इनके अंदर इतनी ताकत भी ना हो शायद कि जी ये अपने जोरे बाजू के ऊपर अपनी रोजी कमा सकें। तो हमारे पास जो क्राइसिस है उसकी नौयत तो बहुत ही खतरनाक किस्म की है। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अब हमने अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जी अच्छा ठीक है, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन की तरफ लेके जा सके। हमारे पास एक तो हमारी आबादी का जो ग्रोथ रेट है, शरह नमो है, वो बहुत ज्यादा है, 2.5% है। हमारे पास ऑलरेडी 25 करोड़ लोग मौजूद हैं। हम कुछ सालों के अंदर ये 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे।
आप जब कह रहे थे 1990 तक पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसी रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन उस वक्त तक हमारे पास पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था जितना अब है। हमारे पास जो एक वजह है कि जी अच्छा, बहुत सारी वजूहत के अंदर से जो एक वजह ये है कि जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो हमसे बहुत पीछे थे वो आगे निकल गए। वो ये कि वो अपनी पॉपुलेशन की कंट्रोल के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर कंट्रोल कर पाए अपनी, क्या कहते हैं, अ, जो इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर पाए। बांग्लादेश जब 1971 में बना, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश की आबादी हमसे ज्यादा थी और वेस्ट पाकिस्तान की आबादी जो थी ईस्ट पाकिस्तान से कम थी। अब जो वेस्ट पाकिस्तान का खित्ता है, जो मौजूदा पाकिस्तान है, उसकी आबादी बांग्लादेश से ज्यादा है। तो वो ये कैसे कर पाए हैं? वो ये कर पाए हैं कि जी अच्छा, वो आबादी जो है उन्होंने एक बहुत संजीदगी से, बहुत क्या कहते हैं, तुनदही से उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल का, और जो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके नतायज उनको मिले। इसी तरह हमारी लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर पाए। हमने 90 की दिहाई में हमारे यहाँ मुसलसल एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, उसको बार बार छेड़ा गया, बार बार हुकूमतों को फारिग किया गया। उसकी वजह से ये हुआ कि पॉलिसी की कोई कंटिन्यूटी नहीं रही। फिर जो है हमारे पास फिर हमारे पास जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसके अंदर माशी लिहाज से हमने बहुत सारे ऐसे गलत फैसले किए जिसकी वजह से जो आपने कहा कि इकोनॉमी जो थी वो एक हाईली कंज्यूमर बेस इकोनॉमी बन गई। उसकी वजह से जो हमें जो बहुत सारी आमदनी के मद में पैसे आ रहे थे, हमने उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ चैनल करने की बजाय हमने उसका बेशतर हिस्सा जो है वो लोगों को कंजम्पशन की तरफ किया। अच्छा, कंजम्पशन अगर हाई कंजम्पशन अगर हो इस बात के ऊपर कि वो बहुत सारा जो कंज्यूम प्रोडक्ट है या गुड्स हैं, वो गुड्स हैं जो कि वो अशिया हैं जो कि हम मुल्क के अंदर ही पैदा करते हैं। हमारे पास ऐसा मसला भी नहीं। हमारे पास बहुत सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं या जो कंजम्पशन बास्केट के अंदर हमारे पास चीजें वो इम्पोर्टेड होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास और इसके अंदर हमारी मुल्क और उस इम्पोर्ट की वजह से हमने उसकी वजह से हमारे पास जारी बात है हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता है। हमारा जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर हम बेतहाशा खाने पीने की अशिया को इंपोर्ट करते हैं। हम वीट को इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम घी इंपोर्ट करते हैं, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हम प्याज इंपोर्ट करते हैं, कई दफा हम टमाटर और आलू भी इंपोर्ट करें। ये सब चीजें तो हमारे पास एक एग्रीकल्चर मुल्क, हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर मुल्क है। हमारे पास ये सारी चीजें तो हम मुल्क के अंदर ही पैदा कर लेनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। तो हमारे पास जो टर्न अराउंड के लिए जरूरत है, उसके लिए हमें बहुत संजीदगी से, बहुत तुंदही से काम करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे जो हमारी अशराफिया है, चाहे हमारी वो बिजनेस की अशराफिया है, चाहे वो फौज की अशराफिया है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सियासतदान है, उन सबको बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी ताकि इस मुल्क को टर्न अराउंड किया जा सके। हमारे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट लेवल पे जोर दिया जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ली जाए, फला मुल्क से बात कर ली जाए कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर ले, किसी ग्रुप से बात कर ली जाए कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर ले। लेकिन आई फील कि कभी भी किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो किस हद तक मोबिलाइज है। पहले डोमेस्टिक सतह पर इन्वेस्टमेंट के लिए हालात कितने साजगार हैं, तो क्या ये बजट जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज कर रहा है, उसको कुछ पुश कर रहा है कि वो कुछ मोबिलाइज और इन्वेस्ट करे? देखिए, मैं ये जो है ना, हमारे पास एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है ना, वो या जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है वो हम उसको बिल्कुल हमने क्या कहना चाहिए कि एक बिल्कुल बंद करके उस पर बेतहाशा कदगने ही लगी हुई। बहुत मुश्किल है कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। हुकूमत जो है वो उसी तरीके से पुराने सेक्टर्स के ऊपर के टेक्सटाइल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जो मुख्तलिफ किस्म के नए सेक्टर्स हैं, नए इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज हैं, उनके ऊपर कोई हम पॉलिसियां नहीं बना सकते। फॉरेन डायरेक्ट, ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि जी अच्छा, लोकल इन्वेस्टर भी अगर हो मौजूद तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, लेकिन ये बात जो है ये कोई लाज़िम व मलजूम नहीं है।
ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही। बहुत जगहों पर ऐसे होता है कि जी अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मोबिलाइज हो जाता है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। हिंदुस्तान ने जब 1990 91 के अंदर अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, माशी इस्लाहात का एक पैकेज लेकर आए थे, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलना शुरू किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट करना शुरू किया। तो उसमें लोकल, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई तो उससे लोकल इन्वेस्टमेंट भी मोबिलाइज हो रही थी, क्योंकि ये नहीं था कि जी अच्छा सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी। लेकिन हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो किस सेक्टर के अंदर है, आप ये भी तो सोचने की जरूरत है ना कि जी अच्छा वो यहाँ पर आएगा हमारे पास। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जी अच्छा जो चाइनीज इन्वेस्टर थे उनका एक जो कंप्लेंट उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से की, उन्होंने कहा कि जी अच्छा हम, हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पाकिस्तानी मजदूर को जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है हम उसको एक मैनुअल नहीं थमा सकते जिसको पढ़ के वो मशीन ऑपरेट कर ले। उसकी वजह यह कि पाकिस्तानी मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर औसतन एवरेज जो एक किसी ब्लू कॉलर वर्कर का जो स्कूल ईयर्स हैं वो मेरे ख्याल में 2 या 2.5 साल के लिए स्कूल गया है। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर ये 5-6 साल है। उसने प्राइमरी तक पढ़ा हुआ है। वियतनाम के अंदर ये मेरे ख्याल में कोई 8 साल है। साउथ कोरिया के अंदर ये हाई स्कूल है, मतलब उसने 12 जमातें पढ़ी ये। और चाइना के अंदर भी ये कोई 8वीं 9वीं जमात तक वो पढ़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको क्या कहते हैं, इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हायर करने पड़ते हैं जो कि सिर्फ मजदूरों को बता सकें कि जी उन्होंने करना क्या है, क्योंकि आप मजदूरों के ऊपर शायद ये, क्योंकि अब ये क्यों है, ये इसमें कोई मजदूरों का कसूर तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनके अंदर कसूर है। उनको, अगर उनको तालीम के मौके नहीं मुयसर हुए तो वो किसने मुयसर करने थे? वो हुकूमत का काम है ना कि वो अपनी आवाम को पढ़ाए लिखाए और उसको उसको तालीम दे। तो हमारी हुकूमत जो है ये अपनी जो पिछले कई दिहाइयों की पॉलिसीज की वजह से अब हम ऐसी गली में फंस गए हैं जिससे निकलने के लिए हमारी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी अशराफिया को बहुत अ, मुश्किल किस्म की सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेगी, जिसके लिए वो अभी हमें फिलहाल राजी नजर नहीं आती। राइट। मतलब एक बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत है, और जिनको जरूरत है वो शायद बेल्ट को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। अ, दूसरा, एक आपने बात की कि हमारा जो मजदूर है वो 2-2.5 जमात पढ़ा हुआ है, 2-2.5 साल स्कूल गया हुआ है। इंडिया वाला 5 साल है, चाइना वाला 8 साल है, कोरिया वाला 12 साल है। अब मसला ये है कि वो 2-2.5 साल में भी जो वो गया है ना, उसकी क्वालिटी, उस 2-2.5 साल की क्वालिटी एज कम्पेयर टू 2-2.5 साल की क्वालिटी ऑफ इंडिया, चाइना एंड कोरिया, वो भी बहुत बुरी है। जी। लाइक अगर हम कंपेयर करें कि चाइना का कोई बंदा जो 2-2.5 साल स्कूल गया हुआ है वर्सेस पाकिस्तान का एक बंदा जो 2-2.5 साल स्कूल गया हुआ है, तो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होगी। नहीं, ये मैं आपको जिस तरह पहले भी कह रहा था कि हम, बहुत ज़रूरी है ना कि हमारे मुल्क में हम म्यारी निसाब नाफिज कर सकें और म्यारी तालीम दी जा सके। हमारे यहाँ बारहा इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं कि जी अच्छा देखा जाए कि जी जो हमारे पास लिटरेसी के टेस्ट हैं, कि हमारे यहाँ जो हम जो तालीम दे रहे हैं आया वो अपने गोल्स को अचीव कर भी रही है कि नहीं। तो जब हम मसलन 5वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं जिन्होंने 5वीं पास कर ली है उनको हम हिसाब के सवाल देते हैं जो दूसरी या तीसरी जमात के, तो वो नहीं कर पाते। वो एक जुमला जो एक दूसरे या तीसरे साल जमात के बच्चे को लिखना आना चाहिए, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो अंग्रेजी में है, वो नहीं लिख हम्म। पाते। उनकी इसी तरह उनकी पढ़ने लिखने की सलाहियत जो कि तीसरी जमात या चौथी, दूसरी तीसरी जमात के बच्चे को आना चाहिए, वो 5वीं पास बच्चा भी या बच्ची भी है वो नहीं कर पाते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि हम जो तालीम दे रहे हैं वो नाकिस है और गैर म्यारी है। और इसको म्यारी बनाने के लिए हमें क्या कहते हैं, एक जो वाहिद काम करना है वो ये कि निसाब को तब्दील करना है। फिर हमें टीचर्स को ट्रेन करना है जो कि एक म्यारी तालीम दे सकें। फिर हमें इसको यकीनी बनाना है कि हमारे पास स्कूलों के अंदर जो एक एक क्लास के अंदर मतलब में 50-50 बच्चे भरे में हैं, उसके ऊपर से टीचर्स के ऊपर प्रेशर कम हो। वो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें पैसे दरकार है। और वो पैसे जब हम बेशतर अपनी चीजें फजूल खर्चियों पे और जंगों पे खर्च करते रहेंगे तो हमारे पास ये सब कुछ करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। या पहला तो सवाल ये है कि डू वी हैव अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स एंड विजन, बिकॉज आपने कहा कि अगले 5-7 साल बहुत बुरे नजर आ रहे हैं।
सो अगर है भी तो क्या हमारा ये जो करंट बजट है, बैक टू वन बजट, तो क्या वो अलाइन है हमारे उस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स एंड विजन के साथ? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वी हैव एनी लॉन्ग टर्म विजन और इकोनॉमिक गोल्स। मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में है किसी भी किस्म की कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स और विजन। और ये बजट जो है ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्मिज्म का बजट है। हमारे यहाँ बजट वैसे भी एक एक साल का ही बजट प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर हम कोई बहुत लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के अंदर वैसे भी उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बजट है हमारे पास, ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करता है बनिस्बत लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड करने के लिए। हम पहले प्रोसेस को कवर कर चुके हैं, बट आर देयर एनी नोटेबल ओमिशंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन दिस बजट के, जो अपॉर्चुनिटीज हम बड़े अच्छे तरीके से अवेल कर सकते थे, जिसकी उम्मीद भी थी कि शायद इस बजट में वो नजर है, लेकिन वो नजर नहीं है? देखिए, जो हाँ नोटेबल ओमिशंस जो थी वो एक तो ये कि जी जो जो जिन जिन सेगमेंट्स के ऊपर सेक्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता वो कुछ हम उसके ऊपर पेशरफ्त कर सकें, कोई मानीखेज पॉलिसी हमारे सामने आ सके कि जी हम ये देख सकें कि इसको टैक्स किया जा सकता है कि नहीं, किस तरह टैक्स किया जा सकता है। तो उस लिहाज से वो बजट हमें खामोशी नजर आता है, उसके अंदर कोई हमें खास पेशरफ्त नजर नहीं आती। फिर ये कि पिछले कई सालों से तकरीबन 2-3 सालों से मुल्क में बेतहाशा इन्फ्लेशन रही है, तो हमारा जो इकोनॉमी, जो हमारा जो गरीब तबका है उसके अंदर बेतहाशा इजाफा हो गया। तकरीबन 40 से 50%, 40% तो कहते हैं, मेरे ख्याल में 50% लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारे यहाँ एक जो हमें जो नजर आना चाहिए था वो ये था कि सोशल प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसका दायरा कार जो है, उसका नेट जो है वो वसी किया जाता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या इस तरह के और प्रोग्राम्स हैं उसकी मद में उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि हमारे पास आप अगर ये हमारे पास अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनके पास नौकरी कम है या उनकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हालात बहुत मुश्किल हैं, और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा रही है, चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं, तो उनका ख्याल फिर किसने रखना है? उनका ख्याल इसी ने रखना है ना कि जी अच्छा कि वो हुकूमत रखे। हम तो, हमारी ख्वाहिश यही है कि हुकूमत रखे। तो एक तो मेरा ख्याल था कि जी अच्छा जो सोशल प्रोटेक्शन है उसका उसका दायरा कार वसी होना चाहिए, मजीद वसी होना चाहिए, और तकरीबन हमारे जो 50% गरीब लोग हैं ये उस सोशल प्रोटेक्शन नेट के अंदर शामिल होने चाहिए। और ना सिर्फ शामिल होने चाहिए बल्कि उनको जो इमदाद दी जाती है वो भी बढ़नी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरे ख्याल में अगेन जो हमें प्लानिंग के तौर पे हमें जो प्रोविंशियल बजट्स के अंदर नजर आता है कि जी अच्छा हम कोई तालीम के ऊपर और सेहत के ऊपर हम को खर्चे बढ़ा सकें अपने, उसके ऊपर हम कोई पॉलिसी साजी कर सकें। कम से कम खर्चे अगर नहीं भी बढ़ते तो कोई ऐसी पॉलिसी साजी कर सकें जिससे सेहत की सहूलियात जो हैं वो बेहतर सेहत की सहूलियात आवाम को मिल सकें, उसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान हमारे सामने आ सके। तालीम बेहतर हम उसको कैसे बनाना है उसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान सामने आ सके। तो वो अभी हमें किसी तरफ नजर नहीं आता। अभी तक यही है कि जी अच्छा हम इन सब चीजों के ऊपर पॉलिसी बनाएंगे, तो अब जब बनाएंगे तो देख लेंगे हम। ठीक। लास्टली एक आखिरी सवाल है, बट उससे पहले मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि एक ऐसी चीज जिसके नाम में इकोनॉमिक्स और मैशत है, उसके हेल्प पे हम नॉर्मली एक बैंकर को लाके बिठा देते हैं रादर देन एन इकोनॉमिस्ट और एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट। इसका हमें कितना नुकसान होता है? लेकिन अभी अगर इन हालात में आपको डॉक्टर फहाद अली को मौका दिया जाए कि करंट बजट में कुछ रिफॉर्म्स एंड चेंजेस और सजेशंस लाई जाए, चांसेस तो कम है बिकॉज आप बैंकर नहीं है तो आपको नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए तो वो क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे? दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में ये तनकीद की जाती है कि जी अच्छा वहां पे माशियात को बैठना चाहिए। मैं इसके ऊपर कोई, मतलब ये मेरे ख्याल में कोई बहुत क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नहीं है इसके ऊपर। मैं मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर आप बैंकर्स, नॉन बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट, नॉन इकोनॉमिस्ट को भी बिठा सकते हैं। मसला सारा ये कि मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है। मईशत जो है वो
उसके उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं सियासत के ऊपर, माशरे के ऊपर। तो जो मईशत के हवाले से गुफ्तगू है वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट को नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को शामिल होना चाहिए। उसके अंदर क्या कहते हैं, उमरानियात यानी सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उनको शामिल होना चाहिए, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, सियासियात के लोग हैं उनको शामिल होना चाहिए, उसके अंदर तारीख दानों को शामिल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो मईशत की और बैंकर्स को भी शामिल होना चाहिए, इसी तरह के और के जो लोग हैं उनको भी शामिल। तो मेरे ख्याल में जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिस्ट के पास अस्यूम कर लेना ये नहीं है, बल्कि मईशत के ऊपर और बहुत सारे लोग भी सोचते हैं जिनकी गुफ्तगू हमें और जिनकी बातें सुनने की जरूरत है हमें, कि इस मईशत को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, मैं तो अगर आपने जैसा कहा मैं बैंकर नहीं हूं, तो मेरे बनने के चांसेस बहुत कम है। अगर मुझे ऑफर भी की जाए तो मैं बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं आप तो इसलिए मैं ये नहीं अस्यूम करूंगा कि मैं बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार तो जरूर कर सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि जी अच्छा, हम जो हमारी जो खर्चे हैं, जो बहुत सारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं फेडरल लेवल के ऊपर, उनको हम कम करें। हमने जो बेसहा तहाशा मराद दीमी है ब्यूरोक्रेसी को, फौजी अफसरान को, उनको कम किया जाए। हम जब तक अपने फौज का एक्सपेंडिचर जो है वो कम नहीं करेंगे हमारे पास, और अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करेंगे, हमारे पास अपने रिसोर्सेज को फ्री अप करने का जो हमें वो मौका नहीं मिल सकेगा। तो इसके लिए जरूर, अब इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ मईशत से नहीं है। जिस तरह से आप देखिए, मेरी ख्वाहिश का ताल्लुक सिर्फ मईशत से नहीं, मेरे ख्वाहिश का ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट है हमारी बजट के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मईशत के ऊपर सिर्फ इकोनॉमिक्स को नहीं सोचना चाहिए। मईशत जो एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को सोचना चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम अपने जो हमारे जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ हम हमारे हमारे जो रवाबित हैं वो बेहतरी की तरफ चलें, हम उनके साथ दोस्ती की तरफ बढ़ें, हम लड़ाई मार कुटाई की तरफ ना जाएं, जंगजू रियासत के तौर पे ना खड़े रहें, ताकि हम अपने डिफेंस के ऊपर अखराजात कम कर सकें। और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम बेनिफिट देना चाहते हैं तो हम उनको अच्छी तनख्वाह दे दें, ठीक है, हम उनको जरूर अच्छी तनख्वाह दें, लेकिन हमने जो उनके घर और उनकी गाड़ियां और उनके और जो अल्ले तल्ले हैं वो जो हम फाइनेंस करते हैं वो हम खत्म करें। और ये पैसा जो हमारे पास बचता है, जितना भी बचता है, उसको हम तालीम के ऊपर, मियारी तालीम के ऊपर, मियारी हेल्थ केयर सर्विस के ऊपर और सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर खर्च करें, जिसकी हमें बेतहाशा जरूरत है। Thank you so much, Dr. Saab, for your time. Thank you so much for joining and enlightening us for on this budget 2024. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको बहुत तंग शुक्रिया, करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। That is all for today's episode. In this episode, we tried to explore budget 2024 and its impact on our lives. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने सवालात भेजिए, अपना तबसरा भेजिए, हम कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए by subscribing and pressing the bell icon. Until next video, Khuda Hafiz.